सोचिए, भारत जहां हर कदम पर बोली और संस्कृति बदल जाती है, तो इन सब की सुरक्षा कौन करता है? जवाब है हमारा संविधान। और आज हम उसी के एक खास कवच यानी अनुच्छेद 29 को समझने वाले हैं। किसी भी समुदाय की पहचान आखिर होती किस चीज से है? उसकी भाषा, उसकी लिपि और उसकी संस्कृति से। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तो समझिए पीढ़ियों की विरासत है। और भारत जैसे देश में इस विरासत को सहेजना और भी जरूरी हो जाता है। तो सवाल फिर वही आता है, हमारा संविधान इस कीमती विरासत को बचाता कैसे है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। चलिए तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर इस कानून की जरूरत ही क्यों पड़ी। देखिए, भारत की जो खूबसूरती है, इसकी अनेक भाषाएं और संस्कृतियां, बस यही वो वजह है जिसके लिए एक संवैधानिक वादे की जरूरत थी। और वो वादा है आर्टिकल 29। ये कोई मामूली कानून नहीं, ये एक फंडामेंटल राइट है जिसे खास तौर पर भारत की इस कल्चरल डाइवर्सिटी को बचाने के लिए ही बनाया गया है। अच्छा, तो अब इस आर्टिकल को थोड़ा और करीब से देखते हैं। इसमें ना दो मुख्य हिस्से हैं और आप कह सकते हैं कि ये दोनों हमारी सांस्कृतिक पहचान के लिए दो अलग-अलग तरह के सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं। पहला हिस्सा है आर्टिकल 29 क्लॉज 1। ये क्या कहता है? ये हर समुदाय को हक देता है कि वो अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपनी संस्कृति को सिर्फ बचाए ही नहीं, बल्कि उसे आगे भी बढ़ाएं। मतलब अपनी पहचान को जिंदा रखने का पूरा अधिकार। संविधान में बिल्कुल यही शब्द लिखे गए हैं। और यहाँ पर एक चीज पर गौर कीजिए, ये कहता है नागरिकों के किसी भी वर्ग। ये जो शब्द है ना, ये इस अधिकार को बहुत बड़ा और व्यापक बना देते हैं। अब आते हैं इसके दूसरे हिस्से पर, आर्टिकल 29 क्लॉज 2। ये समझिए एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो एजुकेशन के फील्ड में किसी भी तरह के भेदभाव को रोकता है। ये आर्टिकल एकदम साफ साफ कहता है कि कोई भी सरकारी या सरकार से मदद पाने वाला एजुकेशनल इंस्टीट्यूट किसी भी नागरिक को सिर्फ धर्म, नस्ल, जाति या भाषा के आधार पर एडमिशन देने से मना नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं। अच्छा, अब यहाँ एक बहुत ही आम कंफ्यूजन को दूर करना जरूरी है। लोग अक्सर सोचते हैं कि ये आर्टिकल आखिर है किसके लिए? क्या ये सिर्फ माइनॉरिटीज की बात करता है? ये सवाल ना बहुत बार उठता है और इसका जवाब, मजे की बात है कि संविधान के शब्दों में ही छुपा हुआ है। जवाब एकदम क्लियर है। संविधान में माइनॉरिटी या अल्पसंख्यक शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ है, बल्कि नागरिकों का कोई भी वर्ग लिखा है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि ये अधिकार सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए नहीं, बल्कि बहुसंख्यकों के लिए भी है। भारत का कोई भी कल्चरल ग्रुप, चाहे छोटा हो या बड़ा, इसका फायदा उठा सकता है। चलिए, अब एक और जरूरी पॉइंट पर आते हैं जो खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 के बीच का फर्क। इस टेबल को देखिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आर्टिकल 29, जैसा हमने देखा, सभी नागरिकों के लिए है और कल्चर को बचाने पर फोकस करता है। वहीं दूसरी तरफ आर्टिकल 30, वो सिर्फ धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलने और चलाने का अधिकार देता है। ये एक बहुत ही महीन लेकिन बहुत जरूरी फर्क है। तो आखिर में इस पूरी डिस्कशन से हम क्या समझते हैं? इस आर्टिकल का महत्व क्या है? ये सिर्फ एक कानून का टुकड़ा नहीं है, ये एक संवैधानिक गारंटी है। और इस अधिकार की अहमियत का अंदाजा आप सिर्फ इस एक बात से लगा सकते हैं। आज तक आर्टिकल 29 में एक भी सिंगल अमेंडमेंट यानी संशोधन नहीं हुआ है। ये हमारे संविधान के उन बेसिक प्रिंसिपल्स में से है जिन्हें कभी बदलने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। अगर इसे एक लाइन में कहना हो तो ये आर्टिकल पक्का करता है कि भारत की विविधता सिर्फ एक नारा बनकर न रह जाए, बल्कि एक ठोस कानूनी गारंटी हो। और इसका असल मतलब जमीन पर यह है कि हर ग्रुप को, चाहे वो कितना भी बड़ा हो या छोटा, ये भरोसा मिलता है कि इस देश के ताने बाने में उसकी अपनी पहचान सेफ है और उसकी इज्जत की जाएगी। तो हम इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। आज के इस तेजी से बदलते भारत में किसी संस्कृति को संरक्षित करने का या कंजर्व करने का असल में मतलब क्या है? इस पर सोचिएगा जरूर।